दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार और उत्साह मुझे डबल मोटिवेशन देता है हेल्थ एजुकेशन की इस लाइव क्लास को कंडक्ट कराने में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, ये मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं, मैं ये पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि अगर आप लोगों के मन में इसी तरीके से प्यार और उत्साह इस एग्जाम के प्रति बना रहा तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, सीधी सी बात है, आपकी चाहे जितनी एज हो गई हो, कुछ लोग 35 प्लस हो चुके हैं, कुछ की एज लगभग 40 साल के आसपास में है, फिर भी मैं दावे के साथ में कहता हूं एज मैटर नहीं करती है, आपकी उम्र मैटर नहीं करती है। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल गया, आपका पढ़ने में मन लग गया, आपने सही से तैयारी कर ली तो नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी ली जा सकती है। और खास करके नौकरी ली जा सकती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अगर आपने मेहनत करी, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 110% मैं श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो लोग पॉजिटिव वे में ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी का उपहार उनको मिलेगा ही मिलेगा। संघर्ष का उनको सफलता, संघर्ष के बाद में सफलता उनको मिलना तय है, मिलना ही मिलना है। संघर्ष के बाद में उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं अगर आपको मेरी आवाज सही से समझ कमेंट में आ रही है। तो यहां पर मैं स्वागत करता हूं अनु एंजल का, फैज हुसैन, संजीव राठौर, आनंद विश्वकर्मा, सुमी यादव। वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों का। आप सभी को एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ये जो वैकेंसी निकली हुई है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, इसका ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया गया है हमारी कोचिंग की तरफ से, टारगेट स्टडी IQ की तरफ से। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हमारी तरफ से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया गया है, जिसमें हम एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे पिछली बार, इसमें हम आपको बैच में सारे सब्जेक्टों की, यानी कि GS के 50 क्वेश्चन, UP स्पेशल के 50 क्वेश्चंस और स्वास्थ्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन, ये तीनों सेक्शन हम करवा रहे हैं। ये तीनों सेक्शंस आपको हम करवा देंगे। इसके लिए आप हमारा टारगेट स्टडी IQ का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पर आपको टारगेट स्टडी IQ नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको एक बैच दिखेगा जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच, ये जिसमें पूरा का पूरा जितनी भी इसमें सब्जेक्ट आएंगे, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले बैच में। स्वास्थ्य विज्ञान भी इसी में ही पढ़ाया जाएगा। और आपको दिखाना चाहते हैं, अभी चूंकि लिमिटेड समय के लिए 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये 3000 रुपए वाला जो बैच है मात्र 2100 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। मात्र 2100 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। अब इस बैच को जब आप ओपन करोगे तो जिन लोगों ने हमारा बैच ले भी रखा है उनको बता दें, सब कुछ ऐप पर मिलेगा। अगर आप सब कुछ ऐप पर मिलेगा, YouTube पर जो हम पढ़ा रहे हैं ये केवल ऐप में जो चीजें करा चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बाकी जो एक्चुअल सारा कंटेंट है ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर देखो अपलोड हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो जो नए लोग हैं उनको भी बता दें,
इसमें देखो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बने हुए हैं। आपको क्या करना है कि एक तरफ से सब्जेक्ट वाइज फोल्डर उठाकर पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे सबसे पहले देखो सन 2005 में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को सॉल्व किया गया है, तो सबसे पहले तो पेपर को पढ़ लेना, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे पहला सब्जेक्ट आप यहां पे देख सकते हो स्वास्थ्य विज्ञान, और स्वास्थ्य विज्ञान के 50 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो 50 नंबर का जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसकी क्लासेस यहां से चल रही हैं, अभी इसमें और भी क्लासेस अपलोड करी जाएंगी, तो वो चीज आपको यहां से पढ़ना है। ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों ने बैच परचेस कर लिया है वो लोग भी ध्यान से समझ लें कि इसमें आपको स्वास्थ्य विज्ञान, इसके बाद में देखो ज्योग्राफी, ये जीएस का बैच है, इस तरफ देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद में नीचे देखोगे हिस्ट्री, इसके बाद में देखो मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, फिजिक्स, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर्स, करंट जीके, और ये ब्रह्मास्त्र। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये जो सिलेबस आपको दिया गया है ये आपका बैच मोबाइल एप्लीकेशन पर चलेगा। आपका जो बैच है मोबाइल एप्लीकेशन पर चलेगा, और हम जो YouTube पर आपको ये वाला सेशन ले रहे हैं ये एक तरीके से प्रैक्टिस क्लासेस हैं। जितना भी आपको बैच में पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस यहां से होती चलेगी। एक और चीज का ध्यान देना, एक गलती आप लोग मत करना कि जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, पढ़ने का सही तरीका ये होगा कि एक तरफ से एक सब्जेक्ट एक बार में फिनिश करना है। यानी कि सबसे पहले क्योंकि अगर पढ़ने का तरीका गलत हुआ तो भी आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, एक बार में केवल एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मत उठाना, एक सब्जेक्ट। मान लो आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो जब तक ज्योग्राफी फिनिश नहीं हो जाता है, जैसे आप ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट को ओपन करोगे तो इसमें आप देखोगे तो टोटल आप देखोगे तो 32 क्लासेस आपको मिलेंगी। तो जब तक ये 32 क्लासेस आप पढ़ नहीं लेते हैं वीडियो और नोट्स के माध्यम से, तब तक दूसरा सब्जेक्ट मत छूना। ये आपको ऑनलाइन में कोई टीचर बताएगा नहीं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। कोई हड़बड़ी मत मचाइए, समझ कर आपको चीजें पढ़नी है, और अगर समझ कर चीजें नहीं पढ़ोगे तो लिख कर ले लो, एग्जाम नहीं क्रैक होगा। एक बार में एक सब्जेक्ट फिनिश करना। और इसमें क्या होता है कि जैसे बैच के अंदर में आप जाओगे तो ये देखो यहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारा पीडीएफ आप देख रहे हो पूरा इमेज के साथ में होता है। हमारा पीडीएफ आप देख लो पूरा इमेज के साथ में होता है, एक एक चीज एक्सप्लेन करी जाती है, और फिर उसकी इमेज और एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। पूरा का पूरा कंटेंट एक तरीके से एक तरफ से आपको इसी तरीके से वहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। और बैच लेने के लिए आखिरी मौका आपके पास में है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच है, 2100 रुपए में अभी मिल रहा है। जब तक दूसरे लोग इंतजार करेंगे तब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। जब तक सामने वाले लोग सोचेंगे कि हम पढ़ाई करेंगे तब तक आप पूरा पढ़ चुके होंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 4। तो प्रैक्टिस नंबर 4 में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लोक नृत्य में नर्तकी अपने सिर पर 108 दियों वाला चारकूला रखकर डांस करती है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो टॉपिक रहेगा
ये है यूपी जीके से। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी जीके से आपके पेपर में 50 प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी जीके के 50 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी जीके से बिलोंग करता है। यूपी जीके का क्वेश्चन है इसमें मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, जो बच्चा लेट नहीं करेगा, जल्दी से जल्दी बैच लेकर पढ़ना शुरू कर देगा, 100% आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। इतना शानदार तैयारी, इतनी शानदार मौका, ज्यादा कंपटीशन नहीं है इस जॉब में। अगर सिलेबस का इंतजार करोगे, आयोग के नोटिस का वेट करोगे तो ऑलरेडी लेट हो चुके होगे, फिर आपको सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे। तो आंसर इसका हो जाएगा चारकूला डांस। ऑप्शन नंबर बी चारकूला डांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारकूला डांस, ऑप्शन नंबर बी। चारकूला डांस में क्या होता है कि जो डांस करने वाली महिलाएं होती हैं, नर्तकी मतलब जो डांसर होती हैं, चारकूला डांस में जो डांसर होती है वो अपने सर के ऊपर 108 दिए वाला एक चारकूला रखकर डांस करती है। तो इसकी इमेज आपको देखनी होगी ध्यान से, समझ कर। हम जो चीज भी आपको पढ़ाएंगे वो इमेज दिखा कर, इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो ये है चारकूला डांस का इमेज। और इसमें आप देखोगे ये है चारकूला डांस। ये उत्तर प्रदेश में होता है चारकूला डांस, ब्रज क्षेत्र में होता है, यानी कि मथुरा वृंदावन में ये डांस होता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डांस करने वाले डांसर हैं, महिलाएं हैं, ये अपने सर पर एक चारकूला नाम की आकृति रखती हैं इस तरीके से। और इसमें आप देखोगे तो दिए रखे हैं, इसमें आप देखोगे तो ये देखो दिए रखे हैं, और इन दियों की जो संख्या होती है ये होती है 108 दिए। तो जब ये डांस किया जाता है तो इसी तरीके से महिलाएं अपने सर के ऊपर में एक ट्रायंगल शेप में एक आकृति रखती हैं और इस आकृति में दिए रखे होते हैं, और इन दियों की संख्या होती है 108। देखने वाली बात यह होती है कि जब कोई इसको देख रहा होता है उसके मन में यही चीज चल रही होती है कि इतना भारी स्ट्रक्चर 108 दिए मायने रखता है, अपने सर पर बैलेंस बनाकर कैसे कोई डांस कर सकता है। अगर इन महिलाओं का आप हैंड देखेंगे, हाथ, तो ये इसको पकड़ती नहीं है, इसको बॉडी को इस तरीके से रखकर इसको बैलेंस बनाती हैं। इसी वजह से ये डांस थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फेमस है, क्योंकि लोग इसमें देखते हैं कि 108 दिए रखकर कैसे कोई डांस करने वाला बैलेंस बना सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी एक और इमेज आप देखेंगे यहां, ये देखो, इस तरीके से महिलाओं को आप देखोगे तो ये 108 दिए इस तरीके से रखकर डांस कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये चारकूला डांस है, 108 दिए रखकर बैलेंस बनाकर ब्रज क्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और इमेज यहां से देखेंगे। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि सर इसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी क्यों बनी हुई है? तो इसका मतलब यह है, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में कि चारकूला डांस जो है वो किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, चूंकि ये ब्रज क्षेत्र में होता है, मथुरा वृंदावन में डांस होता है, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। बाकी इसका एडिशनल पॉइंट और देख लो, यहां से ये देखो, हाँ ये देखो, इस डांस में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव और ब्रज संस्कृति
इसकी झलक देखने को मिलती है। ये पॉइंट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कभी भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि चारकूला डांस में प्रमुख विशेषता क्या है। चारकूला डांस की मेन जो खासियत है वो इनमें से कौन सी इसकी खासियत है। चारकूला डांस की मेन खासियत इनमें से कौन सी है। आप सभी से बता दूं कि आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी ये एग्जाम होगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे और सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे। अपनी उम्र के बारे में मत सोचिए कि मेरी एज हो गई है। फॉर्म भर दीजिए। जॉब करने वाले भी इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि इसमें अच्छी तैयारी अगर आपकी हो गई तो चारकूला डांस में तलवार के साथ में डांस नहीं होगा, मुखौटा पहनकर डांस नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। आंसर होगा सिर पर दीपक या कलश रखकर जो डांस किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग चारकूला डांस। सिर पर दीपक या कलश रखकर जो डांस होता है उसको कहते हैं चारकूला डांस। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए। देखो बकरियों का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक तो वो जिनसे मिल्क निकाला जाता है, और एक ऐसी जो मांस के लिए पाली जाती हैं, मांस के लिए। अब एक मन में आएगा कि सर आप ये टॉपिक क्यों करवा रहे हैं, बकरी वाला टॉपिक क्यों करवा रहे हैं। हम बकरी वाला टॉपिक इस वजह से करवा रहे हैं क्योंकि 2005 में जब ये एग्जाम हुआ था तब एक प्रश्न पूछा गया था, बकरी की प्रजाति, ठीक है, बकरी की प्रजातियों के ऊपर सन 2005 वाले यानी कि आज से 20 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और हमारा टारगेट दोस्तों यही रहेगा कि हम किसी तरीके से आपका पेपर फंसा दें। सिलेबस के साथ साथ में हम वो चीज़ें भी पढ़ें जहां से एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आप सभी से बता दें, मैंने जब पेपर करवाया था तब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा कि जब बकरी पाली जाती है या तो मांस के लिए या तो मिल्क के लिए या तो दोनों चीज़ों के लिए। कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो दूध बहुत अच्छा देती हैं, दूध ज़्यादा देती हैं लेकिन मांस कम देती हैं, दुबली पतली होती हैं। और कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो दूध भले ही ज़्यादा ना दे पाएं लेकिन मोटी चौड़ी होती हैं, उनमें मांस बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि बकरी को पालन पोषण किस वजह से किया जा रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है दूध ज़्यादा दे, मांस की बात ही नहीं हो रही है। तो ज़्यादा दूध देती है जमुना पारी। आंसर इसका सी हो जाएगा, जमुना पारी। और जमुना पारी क्या है ये एक बकरी की प्रजाति है। इसमें से जितनी भी बकरियों के नाम लिखे हैं ये सब बकरियों की प्रजाति है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बर्बरी किसकी प्रजाति है, बकरी गाय भैंस, तो बकरी की, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, लेकिन इन सब में दूध के मामले में नंबर 1 पर है जमुना पारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जमुना पारी। यहां से आप इसका इमेज देखेंगे, ये है जमुना पारी। इस बकरी का नाम है जमुना पारी और ये क्या करती है, दूध बहुत ज्यादा देती है। जमुना पारी बकरी जो है वो मिल्क ज्यादा देती है, तो मिल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब इसमें आप देखो एक चीज, एक बकरी जो इसमें हमने बताई है बर्बरी। बर्बरी जो होती है वो छोटे आकार की होती है और सीमित दूध देती है।
दूध देती है लेकिन ज़्यादा नहीं दे पाती है। एक जो बीटर है, बीटर, ये मांस के लिए फेमस है, इसका मांस बहुत फेमस है। और जो कच्छी नाम की बकरी है ये कम दूध देती है और रीजनल एरियाज में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपका यूपी जीके से। अगला क्वेश्चन बनेगा यूपी जीके से। और यूपी जीके का ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये सब कुछ हमने आपको अपने पेड बैच में पढ़ा रखा है। वहाँ से यूपी जीके आपको पढ़ लेना है, वहाँ से यूपी जीके पढ़ लेना। हमने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, यूपी जीके हमने आपको करा रखा है, वहाँ से आपको यूपी जीके की ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो खेवनी आंसर इसका देखो दिया है सबसे पहले संतोष कुमारी ने, नेहा सोनकर, फैज हुसैन, राज। इसके बाद में कमेंट होगा पियानो 342 का कमेंट आ रहा है कि सर पेड क्लासेस में कितनी क्लासेस होंगी? ये अभी से कैसे बताया जा सकता है? अभी तो हेल्थ साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसका भी नाम पूछा जाएगा, जो कि वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे ये रहा चंदौली जिला, यहीं पर ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो कि बनारस से, वाराणसी से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देखो चंदौली, बनारस से, ये आप यहां से देखोगे, ये रहा वाराणसी और यहां से ये है 70 किलोमीटर। जो लोग बनारस के हैं वो लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली जिले में स्थित है, वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर। फलों में कौन सी प्रमुख शर्करा यानी कि शुगर होती है? शक्कर का कौन सा फॉर्म होता है? ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2005 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2005 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शक्कर के, ये जो शक्कर होती है ये हमें अलग अलग तरीके से मिलती है। हमें शर्करा फलों से भी मिलती है, ये हमें फूलों से भी मिलती है, ये हमें शहद से भी मिलती है। तो शुगर प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग जगह से हमें शर्करा मिलती है। इसमें कह रहा कि जो फलों से हमें शर्करा प्राप्त होती है, फ्रूट से, उसको क्या बोलते हैं? हमें तो गन्ने से भी मिलती है, शुगर केन से भी मिलती है, तो उसको बोला जाता है फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर बी। इसको माल्टोस नहीं बोलेंगे, सुक्रोस नहीं बोलेंगे, ग्लूकोस नहीं बोलेंगे, फ्रक्टोस, इसको बोला जाएगा फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखोगे तो समझते हुए चलना कि फ्रक्टोस जो है इसको फल शर्करा, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। यह हमें नेचुरल, प्राकृतिक रूप से फलों और शहद में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फलों और शहद में
सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्रक्टोज का जो स्वाद है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। अब इसके लिए आपको एक मैंने लिस्ट बना दी है और शायद ऐसी लिस्ट आपने कभी देखी नहीं होगी। एक ही लिस्ट में बिना कंफ्यूज हुए सारी शुगर आप देख सकते हैं, जितनी भी शुगर के फॉर्म है सारे के सारे एक ही लिस्ट में, सो दैट, क्योंकि अगर ये लिस्ट मैं नहीं बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे, हमेशा हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसके नाम मिलते जुलते हैं ना, फ्रक्टोस, ग्लूकोस और माल्टोस, सबका नाम एक जैसा है, कभी याद ही नहीं रहता है। इस वजह से हम आपको एक लिस्ट बनाकर दे रहे हैं। जैसे देखो, एक शुगर होती है ग्लूकोस। ग्लूकोस ये हमें कहां से मिलती है? ये मोनोसैकेराइड होती है, ये हमें ब्लड अंगूर, स्टार्च का पाचन, ठीक है, ये इसके सोर्स हैं। दूसरी होती है फ्रक्टोस, ये हमें मिलती फलों से और शहद से। एक होती गैलेक्टोस, गैलेक्टोस शुगर कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है दूध से, लैक्टोस का भाग होता है ये। फिर सुक्रोस, सुक्रोस हमें मिलती है गन्ने से और चुकंदर से। याद रखना ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हमें जो शुगर केन, ज्यादातर शुगर जो हम लोग यूज करते हैं वो गन्ने से बनती है, शुगर केन। तो शुगर केन वाली जो शक्कर होती है उसको बोलते हैं सुक्रोस। यानी कि हम लोग जो शुगर यूज करते हैं, टेबल शुगर जिसको बोलते हैं, वो होती है सुक्रोस, उसको कहते हैं सुक्रोस। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। फिर आती है माल्टोज, ये भी क्या, ये सब हैं क्या? हम लोग जानते हैं कि शक्कर तो शक्कर होती है, शुगर तो शुगर होती है, हमें अभी तक सिर्फ इतना मालूम था। ऐसा नहीं है, वो शुगर यानी कि मीठापन हमको कहां से मिल रहा है, उस बेसिस पर उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोस, ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है अंकुरित अनाज जैसे जौ, यहां से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखो कि लैक्टोस, ये मिलती है हमें दूध से, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कभी भी देखना दूध में चाहे शक्कर डालो चाहे ना डालो, दूध में हल्का सा मीठापन होता है, और वो जो हल्का सा मीठापन होता है दूध का, वो लैक्टोस कहा जाता है। इसी प्रकार से स्टार्च, स्टार्च हमें मिलता है आलू से, चावल से और गेहूं से, यहां से हमें मिलता है स्टार्च। एक कमेंट आ रहा है कि सर आपके बैच में जीके, जीएस, हेल्थ साइंस सब है और फीस बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं ले सकती, क्या सर सिर्फ हेल्थ साइंस वाला पार्ट में कुछ कम फीस में मिल सकता है क्या? मैं आप सभी को बता दूं, बैच पूरा मिलेगा, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जिसको फीस ज़्यादा लग रही है मैं उससे कहना चाहता हूं, अधिकारी बनने जा रहे हो, ये अधिकारी लेवल का बैच है, रेलवे और एसएससी का बैच नहीं है। ये 500,000 रुपए वाला बैच नहीं है। क्वालिटी, अगर आप 500,000 रुपए वाले बैच से पढ़ोगे वहां से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जब तक क्वालिटी कंटेंट नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। आपको तो बोलना चाहिए कि सर 500 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन अच्छा पढ़ाना, सिलेक्शन होना चाहिए, समय बर्बाद मत करना। बात पैसे की नहीं है, बात है आपके कीमती समय की। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, 500 रुपए ज्यादा लग जाए लेकिन कंटेंट हमेशा अच्छा लेना। अब ये बताओ, 500 रुपए वाले बैच में क्या कोई ये पढ़ाएगा आपको? मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि इतना शानदार कंटेंट अगर पूरे यूट्यूब पर कोई दे दे, मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा अपना बैच, फ्री पढ़ाने को तैयार हूं। और दावा करता हूं एग्जाम के बाद में हम मैच करा के दिखा देंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने फंसा कर दिखाए, पूरे चैलेंज के साथ में कहते हैं।
इस वजह से इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ें कि अच्छे कंटेंट की वैल्यू होती है, उसको ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा युग्म सही मैच कर रहा है? इनमें से बताओ कि सही मैच कौन कर रहा है। देखो, चंद्रप्रभा सोनभद्र ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली जिले में है, ये चंदौली में है, इस वजह से पहला तो गलत हो गया। किशनपुर ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर इसका हो जाएगा कतरनिया घाट, बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कतरनिया घाट जो है बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट जो है वो बहराइच में स्थित है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर फीस कम कर दीजिए, मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सस्ता बैच दे रहा हूं। 3,000 रुपए वाला बैच मात्र 2,100 रुपए में कुछ दिनों के लिए है, वो बिल्कुल सही प्राइस है। इससे कम प्राइस में मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्योंकि मुझे कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देना है। 500 1000 रुपए वाले बैच आपको बाकी जगह बहुत सारे मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो, बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में सरिस्का नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश में है, ये यूके में है। आंसर इसका हो जाएगा अमनगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमनगढ़। ऑप्शन नंबर बी अमनगढ़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमनगढ़। 500 1000 रुपए वाले अगर ऐसा कंटेंट दे देंगे, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाने को तैयार हूं। मेरे व्हाट्सएप पर अगर आप भेज देना कि इससे बेहतरीन कंटेंट अगर कहीं पर भी कोई पढ़ा रहा है, मैं ओपन चैलेंज सामने कैमरे के बोल रहा हूं, अगर मुझे आप ऐसा वीडियो भेज दें जो इससे बेहतरीन कंटेंट दे रहा हो, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं फ्री कर दूंगा अपना बैच, बिल्कुल फ्री पढ़ा दूंगा सब कुछ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितनी मेहनत से कंटेंट बना रहा हूं, ये केवल मैं जानता हूं। एक एक सब्जेक्ट समझो 6 किताबों से रेफर करके बना रहा हूं। अभी जो मैं हेल्थ साइंस पढ़ा रहा हूं ना आपको, हेल्थ साइंस के लिए हम 5 किताबों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां से देखो, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में स्थित है, 1987 में बना था। दूसरा हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर में स्थित है, 2012 में बना था। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में 2014 में बना था। ठीक है, ये तो 3 हो गए। चौथा कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। चौथे का नाम है जो सबसे लेटेस्ट वाला है, वो है चित्रकूट में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चौथे नंबर का है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो यहां से आप देखकर बता देना। 4 हैं सर। पहला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में स्थित है। दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत में स्थित है। और चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चित्रकूट में स्थित है, ये चित्रकूट में स्थित है। तो इसको आप देख लो।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 4 टाइगर रिजर्व आपको दिख रहे हैं जो कि यूपी में है। अब किसी के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आप एक चीज बताओ सर, कि मान लो सर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसमें सर आपने एक चीज लिखी है, ये जो सर ईयर लिख रहे हो आप 1987, 2012, 2014, अगर सर इसको हम ना याद करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप समझिए मेरी बात को, यूपी पीएससी के जो लेटेस्ट वाला जो एग्जाम हो रहा है 2025 और 26 में, उसमें एक प्रश्न पूछता है कि बताओ 4 टाइगर रिजर्व दे देगा और कहेगा इनको इनके स्थापना ईयर के हिसाब से अरेंज करो, कौन पहले स्टैब्लिश हुआ, कौन सा सबसे लेटेस्ट में हो, तब क्या करोगे? यह पूछा जा रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर इसको पढ़िए। आपको यह चीज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, और सबसे लेटेस्ट में सन 2022 में चित्रकूट वाला आया है, रानीपुर, ये चित्रकूट वाला। जब आपको ईयर का आइडिया होगा तभी तो आप अरेंज कर पाओगे। ये आजकल का पैटर्न है, पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? सुरहाताल सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? तो बताओ सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा बलिया में। ना तो ये ना तो ये ना तो ये बलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरहाताल पश्चिमी बिहार बलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजल त्यागी क्लास में आ चुकी हैं। सभी लोग काजल त्यागी का स्वागत करिए। सभी लोग रुचि गुप्ता का भी स्वागत करिए। नेहा है, अमित कुमार वर्मा हैं, सुमी यादव हैं, योगेंद्र क्लासेस हैं, पियानो नेहा, संतोष कुमार है, मालती यादव हैं, प्रियंका कुमारी हैं। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और क्लास में बने रहिए। मैं चाहता हूं कि एक साथ 100 लोग इस क्लास को देखें। मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए, क्लास छोड़कर मत जाओ, 100 लोग लगातार क्लास को देखो। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बलिया, ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो सुरहाताल बलिया में स्थित है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार। जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार, जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार इसका नाम है। ठीक है, ये बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसे 1991, अब ये सब एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, 1991 में इसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देखोगे तो इस जगह आप देख पा रहे होगे, ये रहा बलिया सबसे किनारे साइड में, यहीं पर स्थित है सुरहाताल। हम आपको इमेज इस वजह से दिखा रहे हैं, मैप इस वजह से दिखा रहे हैं कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे, आप इसको भूलो नहीं। एक कमेंट आ रहा है खान खाजा, वो लिख रहे हैं कि सर ये मेरी पहली क्लास है। बहुत अच्छे, बहुत खुशी की बात है कि आपकी ये पहली क्लास है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बांध कर खिलाने मतलब स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे उपयुक्त बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? बांध कर खाने मतलब एक बकरी है जिसको इस तरीके से खूंटे से बांध लो, ठीक है, इस तरीके से। तो वही कह रहा है स्टॉल फीडिंग, बांध कर खिलाने के लिए सबसे उपयुक्त बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है। और ये वाला क्वेश्चन
5 वाले पेपर में भी पूछा गया था, ऑलरेडी हम इसको करवा चुके हैं, ऑलरेडी इसको हम करवा चुके हैं। बकरी की नस्ल, गाय की नस्ल और भैंसों की नस्ल, ये टॉपिक स्वास्थ्य विज्ञान में पूछा जाता है और ये इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। सुमन सिंह कह रहे हैं कि सर ये मेरी पहली क्लास है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। तो इसका देखो जमुना पारी नहीं होगा, क्योंकि जमुना पारी के बारे में हमने बताया था कि ये दूध बहुत अच्छा देती है। जमुना पारी नहीं होगा क्योंकि ये दूध बहुत अच्छी देती है। बीटर के बारे में हमने बताया था इसका मांस बहुत अच्छा है क्योंकि इसका शरीर बहुत बड़ा होता है। आंसर इसका हो जाएगा बर्बरी, ऑप्शन नंबर सी। बर्बरी क्या होता है? छोटे कद की बकरी, छोटी सी बकरी होती है। जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में जो बकरी होती है ना, वो बर्बरी ज्यादातर देखोगे आप। छोटे किस्म की बकरी होती है जो दूध और मांस दोनों लिमिटेड क्वांटिटी में देती है, दोनों का बैलेंस है बर्बरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सबसे सस्ती नस्ल बर्बरी। सस्ती होती है, सस्ती होती है और सस्ती होने के साथ साथ में ये दूध और मांस की क्वांटिटी लिमिटेड देती है, ज्यादा नहीं देती है। इसी वजह से ज्यादातर जगह पर आप सबसे सस्ती नस्ल बर्बरी, ये छोटी सी बकरी बर्बरी आपने कई बार देखी भी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है बीटर नस्ल की बकरी मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पाली जाती है? बीटर नस्ल आपको हम बता चुके हैं, बकरियों से हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक तो मिल्क मिलता है प्लस मांस मिलता है। लोग इसको काट कर खा जाते हैं, ठीक है। कुछ बकरियों से हमें अच्छा ऊन भी मिल जाता है, ठीक है, ऊन, दूध, मांस। तो अब इसमें से बताना है कि ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए पाली जाती है, ये क्या चीज अच्छी देती है। तो आपको बता दें कि ये जो बकरी है इसका शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है, और शरीर बड़े का मतलब है कि ये मांस हमें अच्छा देगी। ऑप्शन नंबर सी, ये मांस हमें ज्यादा अच्छे से देगी। क्यों? क्योंकि सर इसका साइज बड़ा होता है ना, इसका मस्क्यूलर होती है, इसका साइज बड़ा, बिगर साइज की बकरी होती है। दूध ज्यादा नहीं देती है लेकिन मांस इसका बहुत अच्छा मतलब बड़ा होता है, तो ये मांस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां से आप देखोगे ये है बकरी, साइज इसका देखो कितनी बड़ी है, साइज इसका देखो। अब इसका साइज आप देखो कितनी बिगर है। इस वजह से जो लोग मांस खाते हैं या बेचते हैं, वो लोग इस बकरी को पालते किस वजह से हैं? क्योंकि इससे मांस इन्हें बहुत अच्छा मिलता है, साइज बड़ा होता है, बड़ी सी बकरी होती है। तो इसको कहते हैं बीटर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मलाबारी बकरी की नस्ल मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था मलाबारी मुख्य रूप से किस राज्य में ज्यादातर पाई जाती है? आपको बताना है मलाबारी जो है किस्म किस जगह ज्यादा पाई जाती है। एक कमेंट आ रहा कि सर आपका बैच इतना ज्यादा महंगा क्यों है? ब्रजेश कुमार कह रहे हैं सर आपकी सारी क्लासेस बहुत ही शानदार है। मैं 500 रुपए वाला टीचर नहीं हूं, आप सभी को बता दूं। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 500 रुपए में हम आपको पूरा बैच पढ़ा दें, कृपया करके वो कहीं और से पढ़ सकते हैं। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है कंटेंट में, पहचानिए इस चीज को। हमारा जो बैच है आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं, टारगेट स्टडी IQ एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले पर आपको ये मिल जाएगा।
और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है। टारगेट स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करिए और फिर आपको हमारा ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ये बैच दिखेगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ये बैच वहां पर आपको दिखेगा। और हमारा जो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच है ये 3,000 रुपए का है, डिस्काउंट पर 2,100 रुपए का है। सर 3,000 का क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों समझो, इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराने वाली एजेंसी है UPPSC, आयोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। पसीने छूट जाएंगे पेपर की शक्ल देखकर। 2005 वाला पेपर उठा के सॉल्व करके देख लेना, आज से 20 साल पुराना पेपर, उसको भी हल करने में पसीने छोड़ दोगे जब तक अच्छे लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं ये एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। इस वजह से कह रहा हूं कि चक्कर में मत पड़िए सस्ते के, आपका समय बचे, जीवन आपका अच्छा बने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो जिंदगी बर्बाद करने वाले बैच आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जो बकरी है इसका नाम, इसकी कैटेगरी है मलाबारी। ये मलाबारी किस्म है और ये केरल में ज्यादा पाई जाती है। मलाबारी इस किस्म का नाम है और ये केरल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। केरल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। समय और पैसे को पैसे को नहीं, समय बचाइए, समय बचाइए, समय की बचत करिए, पैसा तो आता जाता रहेगा। छोटे आकार और अत्यधिक प्रजनन क्षमता के लिए कौन सी बकरी की नस्ल जानी जाती है? जिसका साइज छोटा हो और इसकी प्रजनन क्षमता ज्यादा हो। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं, बर्बरी, जो सबसे पहले बताया था। बर्बरी छोटे साइज की बकरी होती है और इसकी प्रजनन क्षमता, नॉर्मली घरों में आप इसी बकरी को देखते हो, जो घरों में आप बकरी देखते हो वो यही वाली बकरी होती है जिसको कहते हैं बर्बरी। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल खुले चराई, ओपन ग्रेजिंग के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ओपन ग्रेजिंग यानी कि खुले में चराने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। देखो इसमें ऐसी बकरी होगी जिसकी चलने फिरने के लिए टांगे मजबूत होगी, तो इसमें आ जाता है बीटर मछली। हमने आपको बताया था ज्यादातर मांस के लिए लोग पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं क्योंकि ये हष्ट पुष्ट होती है बीटर, और इसका शरीर जो ना बड़ा मस्कुलर होता है, बड़ी मजबूत होती है। इस वजह से ये घंटों तक चल सकती है, घंटों तक आप इसको टहलाते रहो ये टहलती रहेगी। तो वही चीज है कि बीटर जो होती है, इस बकरी का शरीर बड़ा होता है, टांगे मजबूत होती हैं, और सीधी सी बात है जिस बकरी की टांगे मजबूत होंगी, शरीर जिसका हट्टा खट्टा भरा होगा, वही ओपन में घंटों तक चरती रहेगी। खुले में इसको छोड़ दो, चारा खाती रहेगी। इसकी चलने फिरने की क्षमता भी सबसे अच्छी होती है, इसलिए ये खुले में चराई आधारित पालन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस वजह से ये इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और मांस के लिए भी इसको अच्छे से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जिन लोगों ने पेड बैच ले रखा है, ये सारी क्लासेस, ये जो अभी टॉपिक हम करवा रहे हैं, ये अभी मिक्स में चल रहा है सब। अभी जब हम इसको ऐप पर पढ़ाएंगे पेड बैच में, तब हम इसको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हम इसको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कम स्थान एवं सीमित चारे में पालन हेतु सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है। मतलब मान लो कि आपके पास में ज़्यादा जगह नहीं है, छोटा सा कमरा है और इसी छोटे से कमरे में आपने एक बकरी पाल ली, ये छोटी सी बकरी है, और थोड़ा सा उसको खाने को दे दिया। आपके पास में जगह भी कम है, खिलाने पिलाने के लिए आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है। ये टॉपिक पीसीएस में भी, हाँ पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ ऐसी कौन सी बकरी है जो ज्यादा चारा भी नहीं खाती होगी और कम जगह पर भी रह लेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा, बर्बरी। ऑप्शन नंबर 2 बर्बरी। छोटी होती है साइज में, छोटी सी होती है, और जब छोटी होती है दूध भी अच्छा देती है, चारा भी नहीं ज्यादा खाती है, छोटी जगह पर रह लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्बरी। बर्बरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत की सबसे बड़ी बकरी नस्ल कौन सी मानी जाती है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में हमने आपको बताया था जमुना पारी, हट्टी खट्टी चौड़ी, जमुना पारी। जमुना पारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दूध और मांस दोनों के लिए डुअल पर्पस बकरी कौन सी है। यानी कि जो मांस भी दे दे ठीक ठाक, प्लस मिल्क भी दे दे बढ़िया, मजा आ जाए। जब चाहो उसका दूध पी लो, और जब वो दूध ना दे तो उसको काट के खा लो। मांस भी दे दे और दूध भी अच्छा दे दे। तो ऐसी कौन सी बकरी। भाई सीधी सी बात है, कोई बकरी ऐसी होगी जो मांस अच्छा दे रही होगी, दूध कम दे रही होगी। ये चीज तो दोनों सारी करेंगी, सब हो जाएगा। क्योंकि ये भी दूध भी देती है, मांस भी खा सकते हो, दूध भी दे रही है, मांस भी खा सकते हो, दूध भी देती है, मांस भी खा सकते हो। ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि दूध अगर दे रही तो उसका मांस नहीं खा सकते हो। मांस तो आप किसी का भी खा सकते हो। इस वजह से इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन है, घुमा कर पूछा गया है, तो इसको आप लोग जो है दिमाग से आंसर आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो। 80 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, केवल 50 लोगों ने लाइक कर रखा। यही सबसे बड़ा आप लोगों की गंदी आदत है। जब हम आपके लिए डेली मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे भी मोटिवेट रखो, खुद भी मोटिवेट रहो। मैं सोच रहा हूं कि ये क्लास डेली चलती रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपके भले के लिए कह रहा हूं। लाइक करने में कोई पैसा लग रहा है क्या। लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दो। आप ही लोगों के भरोसे ये बैच चल रहा है, आप लोगों के लिए ही चल रहा है। आप लोगों के भरोसे ही ये बैच चल रहा है। इस वजह से कह रहा हूं सपोर्ट बनाए रखिए। क्योंकि आप लोग पहले दिन तो सभी लोग कह रहे थे कि हाँ सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़िए। अब जब हमने क्लासेस डेली कराना शुरू कर दिया तो आप पीछे हट रहे हो। अपने वादे से मत मुकरिए। आप भी सपोर्ट करिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा, क्लास चलती रहेगी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब ये सब देखो बड़े बड़े क्वेश्चन, इसमें बताओ क्या आंसर सही हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी से संबंधित, इसको मैच कराओ। एक तरफ दे रखा है बर्ड सेंचुरी का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है उसकी जगह है। तो बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुंडा, डी का हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बी है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। ओके, समसपुर है आपका। सी का हो जाएगा।
दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कमेंट आ रहा है कि सर आपकी क्लास डेली यूट्यूब पर चलती है, इसका टाइम क्या है? आप सभी को बता दें जो लोग पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, डेली 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। और कब तक चलेगी? जब तक आप लोग क्लास में आते रहोगे तब तक चलाते रहेंगे। जिस दिन आप लोग क्लास में आना बंद कर दोगे, क्लास खत्म कर देंगे, सिर्फ कर देंगे इसको पेड बैच में। ये क्लास जब तक चलेगी जब तक आप चाहोगे। क्लास में आते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। तुम मुझसे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। जिस दिन आप कमेंट करना बंद कर दोगे, फिनिश, टाटा, बाय बाय। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। तो काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, ये जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, ये तो उन्नाव में स्थित है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य बी, ये है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। फिर है समसपुर पक्षी विहार, ये है रायबरेली में। और ये है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, ये है आपका गोंडा में। और अभी आपको बता दें, ये वाला जो गोंडा वाला है, ये तो रिसेंट में अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में भी रहा था। अभी कल ही इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है करंट अफेयर्स का। ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पार्वती अरंगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये कहां पर है? गोंडा में है। याद रखना, जो चीज चर्चा का विषय रहती है, जो चीज करंट में चल रही होती है, वो चीज एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, रटने वाले इस एग्जाम को निकाल ही नहीं पाएंगे। ये रेलवे और एसएससी का एग्जाम नहीं है। प्रियंका कुमारी ओल्ड स्टूडेंट है हमारी, कमेंट कर रही है कि सर हम पुराने स्टूडेंट हैं। यहां से देखो, नवाबगंज, उन्नाव, ओखला, गौतम बुद्ध नगर, समसपुर, रायबरेली, पार्वती माता, गोंडा, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो भैया कौन सा ऐसा है जो यूपी में स्थित नहीं है? 90% लोग इसको गलत आंसर देंगे, मुझे पहले से पता है। तुक्का मार के दिखाओ। कुछ लोग ऐसा करो कि इसमें आप तुक्का भी मार सकते हो, एक बार तुक्का मार के भी देखो। बाकी आप सभी से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप लेट हो जाएं, तैयारी करने का समय खत्म हो जाए, 20 साल के बाद में जो मौका मिला है उसको वेस्ट मत करिए। केवल गाइडेंस में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, खुद के भरोसे मत रहिए। पढ़ना सब खुद से है, लेकिन गाइडेंस में पढ़ो। मेहनत खुद से आपको करनी है, लेकिन गाइडेंस में करो। तो देखो, मैं बता दे रहा हूं, अशोका एकेडमी कौन कौन सही बता रहा है। हाँ, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसमें देखो क्या है, पटना के नाम से लोग सोचते सर पटना तो बिहार में है ना सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पटना तो बिहार में है ना सर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। गलत सोच है आपकी। ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बस यही सीखना था। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर पटना का मतलब है सर ये क्या बिहार में है क्या? ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। हमें बताना यूपी में स्थित कौन सा नहीं है। तो ये नहीं स्थित है और ये नहीं स्थित है, ये दोनों स्थित हैं। अगर दिमाग से क्लास ली होगी तो ऊपर पढ़ाते समय मैंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था कि उसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है, एक पढ़ाया था हमने। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, कि तीसरा और चौथा जो है ये यूपी से नहीं है।
नॉट यूपी, नॉट यूपी। तो डी ऑप्शन काफी लोगों ने बताया था, जैसे शिल्पी कुमारी, अशोक, शिल्पी गुप्ता ने सही बताया था, प्रियंका कुमारी ने सही बताया, काजल त्यागी ने भी सही बताया है, प्रदीप चौधरी ने सही बताया है, शालिनी गुप्ता ने सही बताया है। काफी लोग हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, काफी लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझो कि सर ये कहां पर स्थित है, तो ये जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये एटा, एटा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण जो पक्षी अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में, बाकी ये चित्रांगुंडी ये तमिलनाडु में है, और जो उधवा पक्षी ये झारखंड का है। इतना आपको ध्यान से याद रखना है, बाकी आप समझदार हो कि कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान से देना है, बाकी आपको मालूम है। चलो, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र यानी कि फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है? वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है? पटेल विनोद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर जयप्रकाश नारायण बरेली में स्थित है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, कई लोग पहली बार जो क्लास में आए हैं लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्रियंका यादव कह रही सर आयोग ने सिलेबस नहीं दिया है। अरे जीएस के सिलेबस को भी कोई देने की बात है, जीएस में वही सब आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर जो लोग सिलेबस का वेट करें, महीनों भर बाद सिलेबस आएगा और 1 महीने बाद एग्जाम ले लिया जाएगा, क्या करोगे? तैयारी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इस वजह से कह रहा हूं सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो, सिलेबस पहले से ही मालूम है। तो आंसर इसका हो जाएगा महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा महाराजगंज में, और ये इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, महाराजगंज में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? शायद ही इसको कोई गलत करे, इसको भी गलत कर रहे हो तो भैया बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर इसको भी गलत करते हो तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हिंदू होने पर गर्व होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है और आंसर इसका हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। सबको पता है कुंभ का मेला, ये आप देख सकते हो, सदियों पुरानी हिंदुओं की आस्था कुंभ मेला, आज से नहीं, जिस समय आपके बाबा के बाबा के बाबा रहे थे तब से बनाया जा रहा है, पता ही नहीं है कितने सालों से बनाया जा रहा है। ये वो पर्व है, हर हिंदू को इस पर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। आपके आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां इसको मनाएंगी, कुंभ मेला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से बताओ। कुंभ मेले के आयोजन के अंतराल के संबंध में कौन सा कथन देखो सही है? पहला कह रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। दूसरा कह रहा है अर्ध कुंभ जो है प्रयागराज 6 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। दोनों सही है भाई, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को बता देता हूं, जो लोग पहली बार हमारी क्लास में आ रहे हैं, जो लोग पहली बार क्लास में आ रहे हैं वो सुन लें कि हमारी ये जो क्लास है ये 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में होगी। 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में शुरू हो जाती है। तो डेली 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आना ही आना है अगर मेहनत करना चाहते हो। दूसरी बात है, आपको बता दें कि हमारा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का बैच भी शुरू हो चुका है। लेना कैसे है? हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम सुनो, टारगेट स्टडी IQ नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। टारगेट स्टडी IQ नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसको प्ले स्टोर से ले लेना या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको ले लेना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। और हमारे एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे, ये देखो टारगेट स्टडी IQ नाम से इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेगा। जब इसको डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, जैसे ये देखो यूपी PCS 2026 वाला बैच, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच, RO ARO का बैच, और आपको दिखा दें और आपको बता दें, इसके बाद में देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच जिसकी वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल का बैच, इसके बाद में देखो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बैच, ये LT ग्रेड का बैच, ये सारे के सारे बैच हमारे एप्लीकेशन पर चलाए जा रहे हैं। अभी नए साल वाला ऑफर चल रहा है, 30% का डिस्काउंट है। जिसको भी बैच लेना है उसके लिए सुनहरा मौका है। कंटेंट की टेंशन मत लो, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और किसी के मन में और भी कोई डाउट है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकता है, 7238969297। इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप हमसे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, छोटे भाई बहनों, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। अच्छे से सोइए, आराम से सोइए। कोई भी दिक्कत होने पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। और हो सकता है, याद रखना, सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास चलेगी कल। वो रेगुलर नहीं चलती है, जिस दिन बताएंगे केवल उसी दिन चलेगी। कल सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास चलेगी। तो कल सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स पढ़ने सभी लोग जरूर आएं। थैंक यू सो मच। ऑफर खत्म होने वाला है। अब किसी के मन में बैच को रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, उसके बाद में हम इस क्लास को बंद करेंगे। किसी के मन में बैच को लेकर कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ ले, तो हम आपको उसका आंसर दे देंगे। बैच को लेकर किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझसे अभी मैसेज करके पूछ लो। किसी के भी मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। कल सुबह आ जाना करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ने, सुबह 9 बजे। कल जो टॉपिक करवाएंगे अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक करवाएंगे। दिसंबर वाली करंट अफेयर से अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक सोच रहा हूं कल मैं करवा दूंगा।
वेरी गुड नाइट रौनक सिंह जी, वेरी गुड नाइट। सुमी यादव गुड नाइट। अभिषेक जी गुड नाइट। शिल्पी कुमारी गुड नाइट। अंशिता त्रिपाठी वेरी गुड नाइट। ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए है। यस, यूट्यूब पर ही होगी।